नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की। आपको बताएंगे कि कैसे यहां पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी बगावत देखी जा रही है। साथ ही आपको बताएंगे कि पीओके के अलावा बलूचिस्तान और केपीके में पाकिस्तानी बलों को मुंह की खानी पड़ रही है, वहां भी लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की इस आजादी की मांग कर रही आवाम की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्यों नहीं सुनाई दे रही है। इसके अलावा एपिसोड में हम बात करेंगे अमेरिका ईरान संघर्ष की। बताएंगे आपको कि फिर हो गया है युद्ध शुरू। इस बार तो इलाके के कई नए देश भी आ गए हैं इसकी चपेट में। साथ ही जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध का ताजा अपडेट। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका ने ईरान पर फिर बरसाए बम, 10 से ज्यादा शहरों को बनाया निशाना। आईआरजीसी के 3 सदस्यों की मौत। कुवैत का दावा, ईरानी हमले की चपेट में आई चीनी कंपनी, 1 कर्मचारी की मौत। राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका से लौटते ही रूस का बड़ा हमला, 8 की मौत, कई अन्य घायल। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच पोलिश हवाई क्षेत्र में घुसपैठ का दावा, ईयू ने बताया अस्वीकार्य। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में खूनी भिड़ंत, पुलिस चौकी को उड़ाया, 10 सुरक्षा कर्मियों की मौत, कई घायल। और जब तक इंग्लिश क्वालिफाई ना करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कॉपी नहीं जसती थी। तमाम बच्चे इसलिए नहीं आ पाते थे और अगर वो सिलेक्ट हो जाए तो वो छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो घबरा जाते थे। हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत लोग थे, मगर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 13 भाषाओं में एग्जाम होता है और 13 भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। और आज जो युवा पीढ़ी है, तरुणाई है, वो आज नई ऊंचाइयों पर जा रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया फिजिक्स ओलंपियाड में हमने ज्वाइंट रूप में सही 5 गोल्ड मेडल पाकर टॉप किया। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन हमारे बच्चों ने किया। आप अगर देखें तो अभी स्काई रूट कंपनी ने भारत का फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट विक्रम 1 लॉन्च किया और जिसकी एवरेज एज 28 साल है। और यह भी याद करिए, इस समय हमारे बच्चों के, युवाओं के प्रतीक कौन? गुकेश डोमराजू, जो 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन बना। वो देवव्रत महेश रेखे, जिसने 19 साल की उम्र में दंडकम पारायण शुक्ल यजुर्वेद का करके दिखा दिया। यह है हमारी एक्चुअल जेन-ज़ी की प्रतिभा और इस प्रतिभा को निखारने और संवारने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और वो कितनी संवेदनशील है उसका प्रमाण उपसभापति महोदय यह है कि हमारे इसी सदन के नेता माननीय नड्डा जी और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी दोनों गए और उन्होंने सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त करने में सफलता हासिल की। पर संवेदनशीलता के अलंबरदारों से मैं पूछना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत का पहला आमरण अनशन हुआ था 19 अक्टूबर 1952 को पोट्टाभी श्रीरामुलु ने। किस लिए? कि तेलंगाना, आंध्र को अलग किया जाए। मगर सभापति महोदय 15 दिसंबर 1952 तक और उनकी मृत्यु हो गई उस आमरण अनशन में, मगर सरकार के कान पर जूं नहीं रोकी थी। यह दिखाता है कि कितनी संवेदनशीलता थी और कितना। फिर हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए, 2 चक्र की वार्ता की माननीय नड्डा जी ने और माननीय जितेंद्र सिंह जी ने। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया, कैबिनेट में कठोर प्रावधानों वाला बिल पास किया, मध्य रात्रि में छात्रों के लिए संदेश किया और छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई उल्लेखनीय सकारात्मक कदम उठाए थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई। मगर सभापति जी, मैं समझ नहीं पाता हूं, हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है? यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 64100059। और गौमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 68969007।
मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा सर। अगर यह आत्मविश्वास होता जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते, हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं। और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। Which I can say in English, we are having a sensitive approach, secure process and a stringent law. So triple S is our main motto, how to ensure these things. और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विषय पे 2 पक्ष हैं, एक लीगल यानी वैधानिक पक्ष और दूसरा है राजनीतिक पॉलिटिकल पक्ष। हम दोनों, पहले मैं लीगल पक्ष के ऊपर बात करूंगा, फिर पॉलिटिकल पक्ष के ऊपर। मगर हमारी सरकार ने यह प्रतिबद्धता दिखाई है कि जब छात्रों के भविष्य की बात आए तो ऐसा कठोर कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वाले माफियाओं का मनोबल गिरना नहीं चाहिए, मनोबल जमींदोज हो जाना चाहिए। और इसके लिए 2024 के एक्ट के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संगठित पेपर लीक करता है तो 1 करोड़ रुपए से उसको आर्थिक दंड को 10 करोड़ रुपए किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी आर्थिक ढांचा जमींदोज हो जाना चाहिए। सबसेक्शन 1 में 5 वर्ष के कारावास को 7 वर्ष किया गया है और 7 वर्ष के कारावास को 10 वर्ष किया गया है। 2024 के एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन किया गया है कि यदि कोई व्यक्तिगत रूप से इसका दोषी पाया जाता है तो 50 लाख रुपए का होगा फाइन। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी कड़ा शिकंजा करने की व्यवस्था की गई है, तो यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर या मैनेजर होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का फाइन और सजा जो है वो 10 वर्ष तक की हो सकती है। परंतु मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कानून कितना भी कठोर हो वो तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक जांच द्रुत गति से ना हो। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है 2024 के एक्ट के सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 और बी, ए एंड बी 2 नए संशोधन किए गए हैं, जिससे जांच एजेंसी को 2 महीने के अंदर ही अपनी जांच पूरी करनी है। और पहले प्रावधान यह था कि केवल सेंट्रल एजेंसीज करेंगी, अब स्टेट्स को इंपावर किया है कि वो चाहे तो स्पेशल टास्क फोर्स अपनी बना सकते हैं और उसे भी 2 महीने के अंदर जांच देनी होगी। यानी स्टेट्स को भी पावर दिया है और उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स की व्यवस्था भी की है। परंतु सभापति महोदय, जांच कितनी भी द्रुत गति से हो, जब तक न्याय द्रुत गति से ना हो तो भी समस्या होती है। तो इसमें यह व्यवस्था की गई है, सेक्शन 12 में यह प्रावधान किया गया है कि स्पेशल ट्रैक कोर्ट बनेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जो डे टू डे बेसिस के ऊपर हियरिंग करेंगे और इसके लिए कोई भी राज्य या केंद्र शासित राज्य या प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा के ऊपर डिजिग्नेटेड कोर्ट का गठन कर सकेगा। परंतु सभापति महोदय, कई बार न्याय में बीच में लोग लूपहोल निकाल लेते हैं, तो यह भी व्यवस्था की गई है, यदि कोई कानूनी दांवपेच निकालकर बचना चाहे तो कोई स्पेशल टास्क फोर्स के आदेश या निर्णय को चैलेंज करना चाहे तो उसे हाई कोर्ट में 2 जजेस बेंच में ही जाना पड़ेगा और उस अपील का डिस्पोजल 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। तो एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में चर्चा चल रही है और आइए आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर लिए चलते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के कारण जनता का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में कथित चुनावों के विरोध में सड़कों पर उतरी जनता और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक टकराव ने पूरे इलाके को तनाव में झोंक दिया है और वहीं केपीके और बलूचिस्तान में भी हालात काफ़ी खराब हो गए हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की कथित विधानसभा की 12 सीटें जो पीओके में दमन, उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार, अन्याय का वो हथियार हैं जिसके जरिए यहाँ क्रूर शासकों का चेहरा बदलता रहता है। पीओके में जुल्म व जबर का ये सिलसिला दशकों पुराना है, लेकिन अब अवाम ने इसके खिलाफ यलगार कर दिया है। पिछले कई महीनों से हजारों लोग सड़कों पर हैं। जनता के इस आक्रोश को कुचलने में पाकिस्तानी सेना ने सभी हदें पार कर दी हैं। मुनीर की सेना इस कदर निर्दयी हो गई है कि निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां खोल देती है।
सोमवार को एक नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पीओके में चुनावी ड्रामे का बहिष्कार करते हुए रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक कूच की घोषणा की थी। सुरक्षा बलों ने इन्हें रोकने के लिए बर्बरता की ऐसी इबारत लिखी कि सभ्य समाज में ऐसी मिसाल ढूंढना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ 2 दिन में 40 से अधिक लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पीओके के लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों की अपील का पाकिस्तानी प्रशासन धड़ल्ले से मजाक उड़ा रहा है। दिन के उजाले में पीओके की आवाम के साथ हो रहे अत्याचार पर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से मौन तो है ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इससे मुंह मोड़े हुए है। वैसे ही जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में होने वाले मानवाधिकार के घंघोर हनन पर। हालांकि अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी रिपोर्ट तो की, लेकिन एक पलीता लगाकर जिसकी भारत ने हवा निकाल दी। रिपोर्ट में इलाके को पाकिस्तानी कश्मीर कहे जाने पर भारतीय दूतावास ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे गुमराह करने वाला और गलत बताया है। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने लिखा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग और अविभाजित हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान ने इन इलाकों के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है और अब वो कब्जे वाले इलाकों के लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ पीओके ही नहीं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियां बदस्तूर जारी हैं। इन इलाकों में अलगाववादी से लेकर चरमपंथी हथियार उठाए पाकिस्तान को सबक सिखाने पर तुले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की चौकी पर हुए हमले में 9 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 26 घायल हो गए हैं। मुठभेड़ में कई हमलावर भी मारे गए हैं। हमला हंगू जिले के खजीना बांदा पुलिस चेक पोस्ट पर हुआ। यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हथियारबंद हमलावरों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे टीटीपी ने अंजाम दिया है। पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर उलझा हुआ है। बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि एक पाकिस्तानी सांसद आशंका जता रहे हैं कि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया तो पाकिस्तान टूट सकता है। फिर भी पाकिस्तान अपनी नीतियां बदलने को तैयार नहीं है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, अगर पाकिस्तान की बात करें तो 3 मोर्चे, एक केपी के, बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हालात काफ़ी ख़राब हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? आलोक जी, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने सिस्टम को। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का करीब 43% हिस्सा है, वहां एक आंदोलन चल ही रहा है। आप देख रहे हैं सैकड़ों लोगों मारे गए हैं अगर पिछले कुछ समय में देखा जाए, और जगह जगह बलोच जो राष्ट्रवादी गुट हैं वो पाकिस्तान की सुरक्षा सेनाओं पर, पाकिस्तान की चौकियों पर हमला कर रहे हैं। पहले ट्रेन किडनैप हो चुकी हैं, कई चीजें चल रही। खैबर पख्तूनख्वा में 2 गुट पाकिस्तान के खिलाफ है। एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसके लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को दोषी मानता आ रहा है और अफगानिस्तान की सरकार के खिलाफ कई बार उसने हमले भी किए हैं, हवाई हमले किए हैं और कई कदम उठाए हैं उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ, जिसके कारण अफगानिस्तान के साथ आज उनके संबंध काफी खराब है। एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है हमला कर रहा है। आपने देखा, आप ही ने आज समाचार दिखाया कि एक पुलिस चौकी पर हमला किया, 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए। उसके अलावा पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट है, जो एक पख्तूनिस्तान, जो पख्तूनों के राष्ट्रवादी संगठन है, उसको भी इन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया है, उसको भी, और वो भी इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। पर अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, जो कि कानूनन और संवैधानिक रूप से भारत का एक अभिन्न अंग है, वहां पर लोगों ने पाकिस्तान के आधिपत्य के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और बड़ी तेज लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। वैसे तो ये जो असंतोष है पिछले कुछ सालों से चल रहा है और इसके कई कारण थे। एक आर्थिक मुद्दा था कि यहाँ पे जो लोग थे वो एक काफी आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे थे, जबकि यहाँ जो नौकरशाह और जो राजनीतिज्ञ थे, जो अधिकतर नौकरशाह जो है बाहर से आते हैं, उनको कई सब्सिडीज मिली हुई थी, बिजली फ्री और पेट्रोल फ्री, और लोग यहाँ सफर कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे बड़ी संख्या में पावर कट हो रहे थे, 11-12 घंटे पावर कट हो रहे थे, जबकि
इस क्षेत्र में करीब 2600 मेगावाट बिजली बनती का उत्पादन होता है और करीब 300 मेगावाट इनका टोटल जो है कंजम्पशन है। तो उनका यही कहना था कि जब हम जितनी हमारी जरूरत है उससे कम से कम 9-10 गुना हम बिजली पैदा करते हैं, तो हमारे यहाँ पावर कट होने क्यों चाहिए। और ये लोग जो बिजली थी वो राष्ट्रीय ग्रिड को या पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड को, चूंकि पाकिस्तान का तो हिस्सा है नहीं, ₹2.26 पर यूनिट पे देते थे, और जबकि इनको जो बिजली का बिल भेजा जाता था उसमें इनकी जो कीमतें होती थी वो ₹26 से लेकर ₹40 तक होती थी पर यूनिट। तो इसके खिलाफ असंतोष था। लेकिन अभी जो मुद्दा सबसे ज्यादा गहमाया है और जिसके कारण अभी वो हो रहा है वो ये है कि जो इनकी जो असेंबली है उसमें 53 सदस्य होते हैं, उसमें सिर्फ 33 जो है यहां से चुनकर आते हैं जी। और करीब 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो शेष पाकिस्तान से चुने जाते हैं। 6 सीटें वहां पे ऐसी हैं उन लोगों के लिए जो जम्मू क्षेत्र से विस्थापित हुए हैं और 6 सीटें उनके लिए हैं जो कश्मीर से विस्थापित हुए हैं। अब इनकी संख्या बहुत कम रह गई है, विशेषकर कश्मीर से विस्थापित लोगों की संख्या करीब 30,000 के करीब है, उनमें 6 सीटें हैं। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज पाकिस्तान के अंदर है, इनको आईएसआई हमेशा से मैनिपुलेट करता आया है। और आईएसआई तो जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही उनकी वोट रिगिंग की जो कैपेसिटी है वो बहुत अतुलनीय है। उन्होंने पिछले राष्ट्रीय चुनाव में जिस तरीके की रिगिंग की है और फर्जीवाड़ा किया है, जिसके अंतर्गत एक ऐसी सरकार आई है जिसको कोई लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त है, अब उसी को इन्होंने अन्य जगह करना है। लेकिन वो फर्जीवाड़ा भी इनके लिए और ज्यादा आसान हो जाता है जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पाकिस्तान। बिल्कुल आलोक जी, और लोग आवाज उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको बंदूकों से दबाया जा रहा है, गोलियों से दबाया जा रहा है। ये पाकिस्तान की एक पुरानी आदत रही है। आलोक जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमको यहाँ पर, एक छोटा। मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे रिटर्न्स रुक गए, मेरा अकाउंट हैक हो गया। अब क्या करूं? कौन हेल्प करेगा? कहां करूं शिकायत? आरबीआई के सचेत पोर्टल पर। क्या? हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की शिकायत यहाँ करें, जिससे संबंधित संस्था तक भेजा जाएगा ताकि सही कार्यवाही हो। आरबीआई कहता है सचेत रहें, सुरक्षित रहें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात काफी खराब हो गए हैं। तनाव चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमलों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर जॉर्डन, कुवैत और चीन तक इस टकराव के असर की चर्चा तेज है, जबकि दोनों पक्ष एक दूसरे को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गोली, मिसाइल, धमाके और धमकियां। पश्चिम एशिया का आसमान एक बार फिर युद्ध के बादलों से घिर गया है। कई दिनों बाद अमेरिका ने फिर ईरान पर मिसाइलें बरसाकर अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि युद्ध रुका नहीं था, सिर्फ बातचीत की मेज पर लाने के लिए विराम दिया गया था। अमेरिका की तरफ से ये शक्तिशाली कार्रवाई एक दिन पहले क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों और सैन्य अड्डों पर हुए हमले की कोशिश के जवाब में की गई। अमेरिका ने गुरुवार सुबह ईरान में 10 से ज्यादा शहरों पर हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केशम, किश, काजेरून, अहवाज, आबादान, शादेगान, अरवंदी किनार, बुशेर, जाम और खोरमोज को निशाना बनाया गया। केशम द्वीप पर रिहायशी इमारत पर हमले में एक दंपति और उनके 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चे घायल हुए हैं। हालांकि सेंटकॉम ने आईआरजीसी के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इनमें कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन सुविधाएं, तटीय निगरानी, व्योम रक्षा ठिकाने और समुद्री क्षमताएं शामिल हैं। इन हमलों के बाद आईआरजीसी ने हमलावरों को कड़ी सजा देने का संकल्प दोहराया है। इस बीच संघर्ष का असर
पूरे खाड़ी क्षेत्र में दिख रहा है। जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि ईरान की ओर से दागी गई 5 मिसाइलों को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। वहीं कुवैत ने ईरानी मिसाइल हमले में एक चीनी कंपनी की इमारत को नुकसान पहुंचने का दावा किया है, जिसमें एक कर्मचारी की मौत की भी खबर है। ये पहली बार है जब कुवैत में किसी चीनी कंपनी की इमारत सीधे हमले का शिकार बनी है। कुवैत में करीब 60 चीनी कंपनियां काम कर रही हैं। ये 80 से ज्यादा परियोजनाओं में शामिल हैं। तनाव सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट युद्ध का अखाड़ा लगातार बना हुआ है। IRGC ने होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से में एक तेल टैंकर में आग लगने का दावा किया है, जिसके बाद 2 अन्य जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया। ईरान ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका क्षेत्र में दखल देता रहेगा, होर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर ऊर्जा आपूर्ति के वैकल्पिक रास्ते तैयार कर लिए जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की रणनीतिक अहमियत कम हो जाएगी। वहीं ईरान को हथियार की सप्लाई के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ईरान को मिसाइलें या अन्य हथियार मुहैया कराता है तो ये उनके लिए बेहद हैरान करने वाली बात होगी। ट्रंप ने कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले भरोसा दिया था कि बीजिंग तेहरान को हथियार नहीं बेचेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों पर अमेरिका 50% तक का टैरिफ लगा सकता है। रॉयटर्स ने हथियारों की पहली खेप पाकिस्तान के रास्ते इसी हफ्ते ईरान पहुंचने की संभावना जताई थी। हालांकि दोनों देशों ने इस दावे को खारिज कर दिया है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, आज थोड़ा सा वक्त कम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि क्या कुछ चल रहा है वो तो हमने रिपोर्ट दिखा दी। आने वाले दिन किस तरह के रहने वाले हैं, किस डायरेक्शंस में ये सब चीज़ें जा रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अब स्थिति ऐसी है कि ईरान जान गया है कि वो हॉर्मुज का प्रयोग कर सकता है और ईरान सफल रूप से हॉर्मुज को ब्लॉक करने में काफी हद तक सफल है। दूसरी ओर अमेरिका ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए है। हालांकि आज एक ईरान का एक जहाज जो है अमेरिकी लाइन से बाहर निकल गया है। उसी तरीके से खबर यह भी आ रही है कि हॉर्मुज से भी कुछ जहाज निकल पा रहे हैं, लेकिन एक जो अनिश्चितता का वातावरण है वो बना रहा है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो ईरान के अब हमले हो रहे हैं, अगर आप उनको देखें तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पे नहीं हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं। अब नए युद्ध क्षेत्र निकल गए हैं। जॉर्डन में अमेरिकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, वहां पे काफी नुकसान भी हुआ है अमेरिका का। और सीरिया एक नया क्षेत्र बन गया है जहां पे हमले हुए हैं। और उसके अलावा जो अधिकतर फोकस है वो अब कुवैत, बहरीन, कतार पे है। और ये वो राष्ट्र हैं जो छोटे हैं और ज्यादा जल्दी दबाव पे आ सकते हैं, जिनके ऊपर ज्यादा असर हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी कहा गया कि एक चीनी कंपनी की एक इमारत पे हमला हुआ, पर यह हो सकता है कि ये कुछ ऐसा हो कि जो मिसाइल मिसफायर हो। मुझे नहीं लगता कि ईरान जानबूझकर एक चीनी टारगेट के ऊपर हमला करेगा, पर जब हमला आप कर रहे हो तो इस तरीके की घटनाएं होनी स्वाभाविक है। पर जब तक राष्ट्रपति ट्रंप कोई एक निश्चित स्ट्रेटजी के साथ नहीं आते, इस युद्ध का समाप्त होना बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप की ढुलमुल नीति रही है शुरू से। एक दिन शांति की बात करते हैं, दूसरे दिन उसको और बढ़ावा देते हैं और युद्ध की बात करते हैं। साथ ही साथ इजराइल नहीं चाहता कि शांति हो। इजराइल के जो प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है वो कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट रूट्स बन सकते हैं, पर उनके बनने में बहुत समय लगेगा। जब तक इस विश्व में ऊर्जा का एक संकट पैदा हो सकता है, और विशेषकर ऐसे राष्ट्र जैसे भारत हैं जो कि बड़ी बिल्कुल आलोक जी, हालात काफ़ी ख़राब हैं और ईरान भी कहीं ना कहीं हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार नहीं है। वो कभी वहाँ टोल लगाने की बात करता है, कभी कुछ अन्य बातें करता है, तो हालात काफ़ी इस वक्त ख़राब हैं। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
फ्रांस ने रूसी मीडिया पर्सनैलिटी ज़ेनिया फेडोरोवा को देश से निकाले जाने का आदेश जारी किया है। फेडोरोवा आरटी फ्रांस की पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं और अब न्यूज चैनल सी न्यूज और उससे जुड़े आउटलेट्स यूरोप 1 और जेडी न्यूज से जुड़ी हैं। उन पर रूसी एजेंडा फैलाने का आरोप है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने भी उन पर ये आरोप लगाया है। 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि फेडोरोवा पत्रकार नहीं है। इस साल जून में जब उनसे दोबारा पूछा गया तो मैक्रों ने कहा कि उनके बारे में उनकी राय में कोई बदलाव नहीं आया है। यूक्रेन में ताजा रूसी हवाई हमलों में कम से कम 8 लोग मारे गए। ये हमले कीव से लेकर पश्चिमी क्षेत्र लवीव तक हुए, जिसके चलते पड़ोसी देश पोलैंड को अपने हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटे हैं, जहां उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने पर सहमत हो गए हैं। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में पेरिस से 4 गुना बड़े क्षेत्र में फैली जंगल की आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है, जिससे आग के फिर से भड़कने का खतरा बढ़ गया है। इस बीच यूनान में 3 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। दक्षिणी यूरोप के कई हिस्सों में राहत दल भीषण गर्मी, सूखे और तेज हवाओं के बीच आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। फ्रांस और स्पेन में लाखों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि म्यांमार मलेशिया में रह रहे 5000 रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में वापस बुलाने पर सहमत हो गया है। दरअसल मलेशिया में हाल के दिनों में शरणार्थियों और स्थानीय समुदायों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद मलेशिया के साथ म्यांमार के अच्छे संबंधों के कारण दोनों देश इस मुद्दे को हल कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने ये जानकारी दी। मंगलवार को क्यूशु द्वीप के कुमामोटो प्रांत में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद बचाव कर्मी अभी भी जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। भूकंप से घरों और बिजली लाइनों को व्यापक नुकसान पहुँचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल की साइबर सुरक्षा घटनाओं के बाद उनका प्रशासन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल्स पर ज्यादा नियंत्रण करने पर विचार कर रहा है। दरअसल हाल में ओपन AI के टूल्स के दूसरी कंपनियों की प्राइवेट टेक्नोलॉजी में गलत तरीके से सेंध लगाने की घटनाएं सामने आई हैं।